सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एनपीओ में जो बैलेंस शीट बनती है उसके बारे में। तो यार हम देखेंगे कितने टाइप्स की बैलेंस शीट बनती है, कैसे एडजस्टमेंट होते हैं, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बैलेंस शीट तक जाते हैं। तो पूरा सफ़र आज हम तय करने वाले। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पुरानी जो वीडियोज़ है जिसमें मैंने एडजस्टमेंट्स को कवर किया है उसको अच्छे से देख लो, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे एडजस्टमेंट्स को कवर करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। पर एक्चुअल में क्या होता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है, तो ये तो हमको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो हमको क्या बनाना है, हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट दो तरीके की होती है, एक होती है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट इसके आगे बन जाएगी और तुम्हारा जो क्वेश्चन है खत्म हो जाएगा। यानी कि तुमको तीन चीजें बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब तुम्हारा काम क्या होगा, देखो समझना जरा। तुम क्या करोगे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे जिससे तुम्हें मिलेगा सरप्लस। ओके, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये हम क्यों बना रहे हैं, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास कैपिटल नहीं होता है, यहाँ पर हम कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें कोई पार्टनरशिप तो है नहीं कि भाई कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कैपिटल नहीं होता, कैपिटल फंड होता है। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हमने बनाई ओपनिंग बैलेंस शीट और फिर इसका यूज हम करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो इन दोनों का यूज होगा किसमें, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैसे होगा, हम लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे लाइबिलिटी साइड पर, क्योंकि भाई कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल फंड भी एक लाइबिलिटी हुई है ना, वो बिजनेस को रिटर्न करनी पड़ती है। तो कैपिटल फंड, और उसमें अगर सरप्लस आता है तो उसको प्लस कर दोगे, और अगर डेफिशिएट आता है, यानी कि डेफिशिएट भी आ सकता है ना, दो पॉसिबिलिटी होती है, तो डेफिशिएट आएगा तो माइनस कर दोगे। इतनी प्रोसेस क्लियर है आपको, तो हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उससे सरप्लस या डेफिशिएट निकालेंगे। हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उससे कैपिटल फंड निकालने के लिए, और हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे में हम जो कैपिटल फंड है उसमें सरप्लस या डेफिशिएट को, अगर सरप्लस आए तो प्लस कर दोगे, डेफिशिएट आए तो माइनस कर दोगे, और ऐसे करके पूरा जो क्वेश्चन है हम उसको करेंगे। अब सवाल ये आता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाना सीख लिया था, तो चलो चलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट पर कि ये कैसे बनाई जाती है। तो चलो जल्दी से बनाते हैं हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट और देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस शीट एज एट, क्योंकि ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है तो एज एट आता है, और वो डेट आएगी 31 मार्च 2018, 1920, जो भी डालना हो, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। सबसे पहले हम बनाएंगे लाइबिलिटीज़। आई होप ये चीज़ आपके लिए नई नहीं होगी, अगर नई है तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। और एसेट आप यहाँ लिख दोगे और यहाँ पर लिख दोगे अमाउंट। ठीक है, ये कॉलम थोड़ा सा कम बन गया है, इसको बड़ा बना लें। तो ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल हमारा जो है पूरा एक फॉर्मेट बन चुका है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में एक्चुअल में क्या आता है, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट जो होती है वो हमेशा 1 अप्रैल को बनती है। ईयर आपका होगा तो 1 अप्रैल को बनती है, याद रखना। अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आपको एज इट इज लिख देना है कैश। तो ये कैश आप कहाँ से उठाओगे, तो आप जब भी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का क्वेश्चन देखोगे वहां पर हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा रहता है, जिसके अंदर कैश और बैंक लिखा रहता है। तो कैश और बैंक, अगर कैश दिया तो सिर्फ कैश लिखो, अगर बैंक भी दिया है तो दोनों चीज लिख दो। यानी आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को सबसे पहले यहां पर लिख देना। ठीक है, जब अपन ने एक बार यहां पर लिख दिया तो अपन डायरेक्टली जाएंगे अपने एडजस्टमेंट के पास। तो नीचे क्वेश्चन के नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखे होंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो वहां पर कुछ एसेट्स दिए होंगे, याद रखना कुछ एसेट्स दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक्स दी होंगी, फर्नीचर दिया होगा, जो कि आपको करना है। तो बुक्स, फर्नीचर, और उसके आगे लिखा होगा इन द बिगिनिंग, या तो वहाँ बिगिनिंग लिखा होगा या तो फिर 1 अप्रैल की डेट लिखी होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी बिगिनिंग के एसेट्स हैं, फिर 1 अप्रैल के एसेट्स हैं, पिछले साल के एसेट्स हैं, वो आपको पूरे यहाँ पर लिख देना है। तो ये पूरे एसेट्स यहाँ पर आते जाएंगे। क्लियर हो रही है बात। इसके अलावा और क्या आएगा, देखो क्या होता है कि जब भी हम सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट करते हैं, तो उस वीडियो में भी मैंने बताया था
कि जो सब्सक्रिप्शन होता है वो इन द बिगिनिंग इन द एंड आता है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम। तो ये सब जितनी भी चीज़ें आती है ना, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये जो एडजस्टमेंट हमने सब्सक्रिप्शन में देखे थे, इसमें क्या होता है ना, एक होती है 1 अप्रैल की, यानी कि एट द बिगिनिंग, ये जो एट द बिगिनिंग लिखा होता है ना, जो कि हम एडजस्टमेंट करते हैं सब्सक्रिप्शन का, वो भी इस बैलेंस शीट में आती है। तो जितनी भी बिगिनिंग की चीज़ें हैं, याद रखना बिगिनिंग के एडजस्टमेंट हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब वो एसेट हुआ तो एसेट में आएगा, लाइबिलिटी हुई तो लाइबिलिटी साइड आएगी, पर आएगी ज़रूर। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है वो हमेशा एक एसेट होता है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग यहाँ पर आएगा। और फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगिनिंग वो भी यहाँ पर आएगा, लेकिन इस साइड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया वो एक लाइबिलिटी होती है। तो इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हमारी सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो में, उसको जाकर देख लो, आई बटन पे वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये जो बैलेंस शीट है बहुत छोटी सी बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार बैलेंस शीट की एक बहुत बड़ी खासियत थी जिसको हम लोग देखते थे। वो खासियत क्या थी कि यार हमेशा हम जो इस साइड की चीज़ें थी उसको पूरा प्लस करते थे और इस साइड की भी चीज़ें प्लस करते थे, हो गया बैलेंस हो गई तो सही है। पर इस बैलेंस शीट की ये खासियत है कि ये जो है ये कभी भी बैलेंस नहीं होती है। ये कैसी बात हो गई, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट ही हिला दिया आपने, आप कैसी बात कर रहे हो? बैलेंस शीट तो हमेशा मैच होती है। बट ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो होता है एक्चुअल में बैलेंस शीट नहीं होती, ये होती है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अरे बाप रे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का ये मतलब होता है कि जो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है ये एक्चुअल में बैलेंस शीट नहीं, उसका एक पार्ट है। और ये हमने क्यों करा है? कैपिटल फंड निकालने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपका कैश था 5,000 रुपये, 10,000 रुपये ये बैंक बैलेंस था, आपके एसेट जो थे वो 50,000 रुपये के थे, समझ में आ रहा है? 50,000 रुपये के, और आपका जो रेंट था वो था 5,000 रुपये का, ठीक है। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन और सब कुछ मिलाकर 10,000 और कर लो, तो यहाँ कितना हो गया? 50 + 10 60 हो गया, 75,000। हम क्या करेंगे? 75,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे, जैसे कि हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, तो हम इस और इस साइड को माइनस करेंगे प्लस करके, टोटल करके। तो ये कितना आ रहा था? 75,000 और 5,000 कितना हो गया? 70,000। तो हमारा जो कैपिटल फंड है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 70,000, क्योंकि ये एक बैलेंसिंग फिगर होता है। और बस कुछ नहीं, इसको फाइनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली, हाँ मतलब टोटल कर सकते हो यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 75,000 लिख देना और यहाँ पर भी 75,000 लिख देना, और आंसर जो है तुम्हारा ऐसे पूरा एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। तुमको समझ में आ रही है बात? तुमको यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं करनी है, तुमको ये नहीं देखना कि यहाँ 60,000 आ रहा, 5,000 तो कुछ भी कर दिया, नहीं। ये एक तरीके का एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट में हमेशा ऐसा ही होता है। और अब हम इस फंड को यूज़ करेंगे किस में? हमारी वो वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी उसको ध्यान से देखना, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, एक ओरिजिनल बैलेंस शीट होगी जिसको हम बैलेंस करने वाले हैं। तो चलो अब बनाते हैं हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट को। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें तुम सेम लिखोगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, और जो भी ईयर होगा उसको लिख दोगे। अब फिर से तुम लाइबिलिटीज़ बनाओगे, अमाउंट बनाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं तुमको फॉर्मेट जो है पूरा बना लेना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो बात तुमको यहाँ पर समझना है दैट इज़ कि यहाँ पर कनेक्शन क्या है जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें। तो ध्यान से देखना, एसेट जैसे दे गए होंगे तुमको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, तुम डायरेक्टली उनको टिक करते जाओगे। लेकिन यहाँ पर कौन से एसेट आएंगे? तो देखो, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में तुमने 1 अप्रैल की चीज़ें लिखी थी, यहाँ पर तुम 31 मार्च की चीज़ें लिखोगे। तो फॉर एग्जाम्पल जब तुम्हारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते थे, लास्ट में हम उसको निकालते थे, उसका जो कैश और बैंक है वो यहाँ पर आएगा। तो अगर कैश और बैंक में से कोई एक चीज़ दी है, कोई इशू नहीं है, जितना दिया है उतना लिख दो। कैश दिया, कैश का अमाउंट लिख दो, बैंक दिया, बैंक का अमाउंट यहाँ पर लिख दोगे। क्लियर हो रही है तुमको बात? एक बार जब तुमने एसेट्स को यहाँ पर लिख दिया है, तो जितने और एसेट दिए, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर दिया है, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो फर्नीचर दिया है वो तुम यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अब बात को समझना, तुम्हारा जो एडजस्टमेंट है उसमें दिया था 1 अप्रैल को फर्नीचर तुमने खरीदा था 20,000 रुपये का, और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिया था कितने का फर्नीचर? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिया था 10,000 का फर्नीचर। ये कहाँ पर दिया है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। याद रखना, एडजस्टमेंट में जब तुम नीचे देखते हो एडजस्टमेंट में, वहाँ पर फर्नीचर का अमाउंट दिया गया है कितना? 20,000 रुपये। तो तुमने क्या किया था? 1 अप्रैल यहाँ पर लिखा था, तुमने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिया था। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे? ध्यान से समझना, देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना लॉजिकली, कि तुम्हारे पास पिछले साल
20,000 का फर्नीचर पहले से था और इस साल अब तुम्हारे पास 10,000 का फर्नीचर तुमने और खरीद लिया, यानी कि टोटल फर्नीचर कितना होगा तुम्हारे पास 30,000 रुपये का। तो ये जो बैलेंस शीट है हम बना रहे हैं 31 मार्च को, एट द एंड ऑफ द ईयर को हम यहाँ पर पूरा फर्नीचर शो करेंगे कि अभी तक इस डेट तक तुम्हारे पास कितना फर्नीचर है। और इवन कोई भी एसेट हो, यहाँ पर बुक्स हो, फर्नीचर हो, कोई भी एसेट हो, हम उसकी ट्रू वैल्यू बताते हैं कि 31 मार्च तक उसकी कितनी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये डायरेक्टली नहीं लिख सकता, मैं क्या करूँगा अंदर यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा। तो ये लाइन थोड़ा सा ऐसे देख लेना, समझ रहे होगे तुम लोग कि अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे 10,000 रुपये और हम लिखेंगे फर्नीचर, यानी कि ओल्ड फर्नीचर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और उसका अमाउंट जो है 20,000 रुपये ऐड करके जो फाइनल अमाउंट है, ये थोड़ा गंदा बन गया है, फाइनल अमाउंट जो है वो कितना जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपीज़। तो तुम लोग बहुत होशियार है, तुम लोग समझ गए होगे कि मैंने अंदर साइड लिखा है बैलेंस शीट के। तो यहाँ पर एसेट कॉलम में हम दोनों को प्लस करके यहाँ पर 30,000 रुपीज़ को लिखेंगे, याद रखना। अगर बुक्स दी होंगी तो हम 1 अप्रैल वाली बुक्स को 31 वाली से प्लस कर देंगे और यहाँ पर टोटल बुक्स का अमाउंट लिखेंगे। एक तो हो गई ये बात, लेकिन अब हो सकता है कि तुमको डेप्रिसिएशन भी दिया हो, बात को समझना, तुमको डेप्रिसिएशन भी दिया हो तो तुम क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो भाई टोटल लगाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन दिया है 5%, तो डायरेक्टली 30,000 पे 5% लगा देना और कितना हो जाएगा तुम्हारा, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 5% लगाओगे तो 5 3 15 हो जाएगा, तो 1,500 रुपये तुम्हारा डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 28,500 रुपये टोटल अमाउंट बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात। इसके अलावा और क्या चीज़ आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो मैंने बताया है, तो वो जो एंड वाली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। और यहाँ पर लाइबिलिटी और एसेट दोनों साइड पर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो कैपिटल फंड है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये यहाँ पर आया हुआ है, तो 50,000 रुपये यहाँ पर लिखकर अगर सरप्लस हुआ है तो प्लस कर दोगे, माइनस कर दोगे डेफिशिएट, और जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर लिख दोगे और ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कर दोगे। तो अगर बैलेंस हो जाती है तो तुम्हारा आंसर सही है, वरना गलत है। तो यहाँ पर पूरी बैलेंसिंग हम करेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से हम मैंने एक छोटा सा तुमको आइडिया तो अभी तक मिल गया होगा कि कैसे हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। एंड इसके बाद अब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखो ध्यान रखना, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे कुछ नई नई चीज़ें आती जाएंगी, उसको मैं तुमको बताता जाऊँगा। इसके अलावा अगर तुमको ऐसा कुछ चीज़ मिलती है जो मैंने नहीं बताई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं अलग से उस पर एक वीडियो बनाकर तुमको समझा दूंगा। क्लियर हो रही है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि बहुत ही मुश्किलातों के बाद ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर बन चुका है और अब हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल से, जो कि तुमको समझ में आएगा कि कैसे फुल फ्लेज क्वेश्चन किया जाता है। तो यार यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो तुमको स्क्रीन पर अभी इस टाइम पर दिख रहा होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो दूसरे मोबाइल से और फिर क्वेश्चन और आंसर को साथ में देखो, या फिर कंप्यूटर हो तो उस पर कर सकते हो। तो अब वो तुम्हारे ऊपर है। तो अब सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को देखते हैं, जिस पर लिखा है रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि 31 मार्च 2019 की हमारी बैलेंस शीट बनने वाली है। तो यहाँ पर 2019 हम यहाँ लिख देंगे और फर्स्ट, अगर ये 19 की है तो ऑफकोर्स 1 अप्रैल 18 की हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो याद रखना दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, तुमको नहीं लिखना है, तुमको तो जैसे लिखोगे समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारा वर्किंग नोट पे बनता है इसलिए हमने इसको नीचे लिखा हुआ है। ऊपर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वो मेन बैलेंस शीट है। ओके तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता क्योंकि वो एक एसेट है। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो कैश में यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज 141300, 141300। ओके तो ये हमारा हो जाएगा कैश सबसे पहले। अब इसका कहीं और एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कैश इन हैंड आ गया। फिर आता है एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस से रिलेटेड कोई भी हमारा एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं एंट्रेंस फीस को डायरेक्टली 55,200 करके कहाँ लिख दूंगा, एंट्रेंस फीस आपको मिली है तो बाय एंट्रेंस फीस, तो ऊपर सब्सक्रिप्शन का हम छोड़ते ही हैं थोड़ी सी जगह, तो मैं बाय एंट्रेंस फीस यहाँ लिख देता हूँ। कितनी है हमारी एंट्रेंस फीस, 55,200, 55,200। ओके, हिंदी में बोलने में आसानी होती है। टू सब्सक्रिप्शंस आ गया भैया, सब्सक्रिप्शन आ गया है, अब अच्छे से लिखना पड़ेगा। बाय सब्सक्रिप्शन मैंने इसलिए जगह छोड़ दी है क्योंकि मुझे पहले से ही दिख रहा था कि एडजस्टमेंट्स आने ही आने। तो बाय सब्सक्रिप्शन हमारा दिया हुआ है 2,20,000।
अब हम सब्सक्रिप्शन को देखेंगे कि एरियर्स में कितनी है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स में बता चुका हूँ, आउटस्टैंडिंग होता है एरियर्स का मतलब। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 को 6000 है और 7000 है 31 मार्च 2019 को, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग हमारी कितनी है 6000। तो हमारा जो 2,20,000 यहाँ पर दिया हुआ है 2,20,000, उसमें से हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, सॉरी एट द बिगनिंग को लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे एट द एंड। तो एंड वाली को ऐड कर देंगे, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम ऐड कर देंगे और जो हमारी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उसको हम माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे इसका जवाब तुम्हें जो वीडियो है जो आई बटन पे देख रहे हो उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 6000 माइनस एंड 7000 प्लस। 6000 को माइनस कर देंगे, 7000 को यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 7000 में 6000 माइनस किया तो यहाँ पर 1000 बचा और उसको प्लस कर देंगे ऊपर। तो टोटल हमारी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी 2,21,000। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, 2,21,000। अब क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे ही तुमने ये चीज़ लिखी तुरंत इसको बैलेंस शीट में कर दो। तो मैंने क्या बोला था, जो बिगिनिंग वाली है उसको बिगिनिंग में कर दो। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग पूरा लिखना कितना जाएगा 6,000 रुपये। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर वो सब आएगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है यहाँ पर जाएगा कितना 7,000 रुपये। कोई भी दिक्कत हो अभी तक तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब जब एक बार हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो आ जाता है हमारा जर्नल डोनेशंस। अब देखो जर्नल डोनेशन जो होता है वो सिंपल डोनेशन है, तो हम उसको जो हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें हम उसको ट्रीट करेंगे। तो बाय जर्नल डोनेशन लिख देना, अगर स्पेसिफिक होता तो हम उसको बैलेंस शीट में ट्रीट करते थे। तो जनरल डोनेशन हमारा जाएगा 56,100। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया दैट इज लेगेसी डोनेशन। तो लेगेसी डोनेशन भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे हम इसको कर रहे हैं क्योंकि इसका अमाउंट बहुत छोटा दिया हुआ है दैट इज 50,000। तो हम कंपेयर करेंगे, अगर अमाउंट बहुत ही ज़्यादा दिया हो, लाखों में दिया हो तो हम उसको स्पेसिफिक ट्रीट करते हैं। अगर छोटे मोटे अमाउंट हो, 1000 में हो, तो हम उसको लेगेसी जो है यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही ट्रीट करते हैं। अब आता है हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के ऊपर भी कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट को डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट। और बाय इंटरेस्ट जो है हमारा कितना हो जाता है 4,100, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। होप आपको अभी तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। टू सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। तो ये वो वाला सरप्लस नहीं है, ये सिंपल सरप्लस है, कल्चरल प्रोग्राम से मिला है तो लिख देते हैं यहीं पर। तो टू सरप्लस हमारा जो जाएगा दैट इज 8,200। ओके, बाय सरप्लस फ्रॉम लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। कल्चरल प्रोग्राम सीपी कर देते हैं, आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हमारा बन चुका है। अब चलते हैं पेमेंट्स की तरफ। तो एक बार जब रिसीव्ड साइड हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमें आते पेमेंट साइड पे दैट इज बाय रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस हमारा यहाँ पर आएगा, ये सब हम जानते हैं। और इसका अमाउंट जो है 86,100 है। तो रेंट एंड टैक्सेस हम लिखेंगे 86,100 भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट को देखेंगे तो लिखा है 18,000 वर ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब यह है कि 18,000 शुरू में भी था ड्यू और लास्ट में भी। तो ड्यू का मतलब ये आउटस्टैंडिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्लोजिंग, यानी कि एट द एंड वाली जो आउटस्टैंडिंग होगी उसको हम ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को। तो क्लोजिंग और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप लिख सकते हो और इसको माइनस कर दोगे और आपका आंसर जो है वो 86,100 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है क्योंकि हमको यहाँ पर बैलेंस शीट में भी इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया, पर हम क्या करेंगे, जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग उसको यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि ऊपर कैपिटल फंड की चीज़ आ जाए। तो रेंट आउटस्टैंडिंग 18,000 इधर आ जाएगा और रेंट आउटस्टैंडिंग 18,000 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं तो जाता है सैलरीज। तो सैलरीज हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं होगी। सैलरीज आ जाएगा ये 1,09,000। उसका तो आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं जल्दी, दैट इज़ 6,200। ओके, और इसके बाद आएगा बाय जर्नल एक्सपेंसेस। तो जर्नल एक्सपेंसेस भी यहीं पर आएंगे, यहाँ पर कोई भी
एसेट नहीं है इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में नहीं कवर करेंगे, दैट इज़ 12,500। ओके, तो 12,500 भी हमारे यहाँ पर आ गया है अभी तक। अब आता है बाय बुक्स, तो बाय बुक्स से आता है 31,200। तो जो हमारी बुक्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये जो बुक्स हैं वो इस वाली बैलेंस शीट में आएंगी, लेकिन यहाँ एक एडजस्टमेंट है, डैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 लाख रुपए की बुक्स और थी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 3 लाख रुपए की बुक्स लिख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कौन सी बुक्स लिखूंगा जो कि मेरे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दी है 31,200, 31,200 की। ओके, तो यहाँ पर बात को समझना, 31,200 की हमारे पास इसकी बुक्स है, लेकिन पिछले साल हमने कुछ बुक्स खरीदी थी जो कि अभी भी मेरे पास हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, उसकी जो वैल्यू है इसमें ऐड अप कर दूंगा, यानी कि ओल्ड बुक्स लिखकर मैं 3 लाख रुपए को और ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर आएगा 3,31,200। समझ में आया ये बात? ये मैंने अभी पहले भी समझाया था कि जो पुरानी जो एसेट्स है उसको हम कवर आउट करते हैं इस साल में। तो 31 मार्च में हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है, 3,31,200 की। क्लियर हो रही है बात? अब आता है बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस भी हमारा डायरेक्टली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टू ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए। टू ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा दैट इज हमारा 45,000। तो 45,000 का हमने ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पर कर दिया है। अब ऑफिस एक्सपेंसेस का आएगा इन्वेस्टमेंट 1,40,000 की, तो मैं इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पर। तो ऊपर अब लिख सकते हैं हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, दैट इज कितने का आ गई हमारी इन्वेस्टमेंट, 1,40,000 की डायरेक्टली आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बाकी कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, तो कैश हमारा आ गया और बैंक आ गया। तो कैश और बैंक हमारा कितना हो गया, 61,900, और एक हो गया हमारा 43,000। तो 43,000 और 6,900 आपको लिख रहा होगा कि 900 है, 61,900। तो ये पूरा ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे एडजस्टमेंट को कि कितने हो गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 लाख बुक्स का हो गया था, फर्नीचर नहीं हुआ था। तो फर्नीचर मैं लिख दूंगा 58,000 डायरेक्टली, और क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वहाँ पर फर्नीचर नहीं दिया गया, तो मैं इसको डायरेक्टली ओल्ड बैलेंस शीट में, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखूंगा कि मेरे पास जो फर्नीचर है वो अभी तक कितने का है, टोटल फर्नीचर कितना, 58,000 का है। क्लियर हो रही है बात? ये हो गया। अब बात आती है हमारी सब्सक्रिप्शन और रेंट की, तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। डेप्रीसिएशन की, तो डेप्रीसिएशन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है। तो डेप्रीसिएशन सबसे पहले मैं एक्सपेंस में डाल दूंगा, एक्सपेंडिचर में डाल दूंगा। तो टू डेप्रीसिएशन आ जाएगा, दैट इज 30,000 बुक्स का और 5,000 उसका। तो फर्नीचर लिखकर आपको ऐसे 5,000 लिखना पड़ेगा और बुक्स का आपको 30,000 लिखकर डायरेक्टली यहाँ पर 35,000 लिख देना है। क्लियर हो रही है बात? अब लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट है तो यहाँ पर तो माइनस करना पड़ेगा, तो हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन को। इससे मैं अब क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है तो हम यहाँ पर टोटल का बना लेते हैं, और डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बाद डायरेक्टली 58,000 से डेप को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 58,000 माइनस 5,000, तो दैट इज आउट टू बी 53,000। नाउ द सेकंड इज 30,000। तो 30,000 को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आंसर आएगा, लेस डेप करके 30,000, तो ये आंसर आ जाएगा 3,31,000 था यहाँ पर 200, तो उससे 30,000 माइनस कर दो तो जाएगा 3,01,200। तो एक बार जब हम पूरे जो एडजस्टमेंट है सारी चीज़ें कर लेते हैं तो बस अब हमको टोटल करना है और सिर्फ कैपिटल फंड और सरप्लस निकाल के वहाँ पर प्लस करना है। तो सरप्लस हम निकालेंगे इसको प्लस माइनस करके, तो यहाँ पर जो हमारी जितनी भी यहाँ की चीज़ें इसको प्लस करो, यहाँ पर जो चीज़ें प्लस करो माइनस होगी, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो अगर यहाँ का ज़्यादा है यहाँ का कम है तो हम यहाँ पर सरप्लस लिखेंगे, अगर यहाँ का पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है तो हम यहाँ पर डेफिशिएट लिखेंगे। ये चीज़ आपको पता होगी। तो हमारा जो सरप्लस है वो हमारा आ जाएगा 1,08,000, और यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे, वो आप लोग कर लोगे। देन सेकंड इज बैलेंस शीट, जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट थी इसमें क्या आएगा, हमारा आ जाएगा इसका फिगर, दैट इज 4,87,300। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। देन द नेक्स्ट इज कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो कैपिटल फंड हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर हम उसमें ऐड कर देंगे सरप्लस को। तो जब आप 1,08,000 और
4,87,300 को प्लस करोगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 5,88,100। ठीक है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन इसलिए नहीं करी क्योंकि टाइम वेस्ट होता फालतू, तो जल्दी कर देते हैं। और जब आप इसको टोटल करोगे तो आएगा 6,06,100, दोनों साइड पर 6,06,100। ऐसे करके जो हमारा पूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी के साथ आज हमने देखा कि कैसे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को किया जाता है, कैसे इनकम से पूरा का पूरा बैलेंस शीट को बनाया जाता है, कैसे एडजस्टमेंट को ट्रीट किया जाता है। और अगर आप मेरी और वीडियोस ऐसे ही देखना चाहते हैं कॉमर्स से रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए और बहुत सारी जगह पर इसको शेयर कीजिए ताकि सबको ये कंटेंट फ्री में मिल जाए। इसके साथ यार मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि कैसे वो जो 50 मेंबर्स वाला क्वेश्चन है उसको करते हैं। तब तक के लिए नोटिफिकेशंस को ऑन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।